हेलो स्टूडेंट्स, मंजी पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं सभी हमारे स्टूडेंट्स को। और नए साल में यही कामना करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो। जो आपने इतनी मेहनत करके क्लास 10th का आपने जो तैयारी कर रखा है उसके अनुसार आपका प्रतिफल आए, मैं यही कामना करता हूं। और आज हम आपको क्लास 10th का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। ठीक है, 2023 या टारगेट का मॉडल सेट है, मॉडल पेपर। आज हम लोग क्लास 10th का मॉडल पेपर में हम आज देखेंगे मैथ का जो हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है, जो क्वेश्चन 100 आएंगे और 100 में बनाना है 50%, यानी 50 क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, उस पर हम लोग आज बातचीत करेंगे, उस पर सब फाइनल हम लोग डिस्कशन करके उसका हम लोग क्या आपका ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं सभी स्टूडेंट्स को मंजे पाठशाला पर। और मॉडल पेपर फर्स्ट है, जिसमें क्वेश्चन आपका सामने दिया गया है। यहां पर देखिए क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 1 से 100 में से केवल 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का चयन करें। चुने गए प्रश्न के सही विकल्प को चिन्हित कर OMR आंसर शीट पर रचित करें। ठीक है, नहीं, यानी रचित करने का मतलब होता है उसको भरना, रंगना। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, √7, √3/7 या √2/5 या √75/48। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी दे दें कि यह चारों में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो सबसे पहले देखिए √7, यह √7 पूर्णतः यह रूट से पूरा बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। √3/7, यह देखिए एक अपरिमेय संख्या और उसमें भाग लग गया परिमेय से, तो 7 क्या है, परिमेय संख्या। तो अपरिमेय और परिमेय में भाग लगता है तो यह भी क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है। तो यह भी अपरिमेय, यह भी अपरिमेय। अब देखिए √2 और √5, तो √2 और √5 ये दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, ये दोनों अपरिमेय संख्या है, इसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अब देखिए बचता है √75 और बटा में √48। तो √75 और √48 को देखते हैं हम क्या करते हैं। देखिए √75 बटा में √48 है ना। अब इसको आपको पता लगाना है कि यह अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो सबसे पहले 75 का फैक्टर निकाल दीजिए। 75 का फैक्टर निकालते हैं तो कितना से 3 से काट दीजिए, 25 या 75 और फिर 5। ठीक है ना, तो देखिए तो इसका हम √3 गुनी 5 गुने 5 हो गया बटा में। ठीक है ना, अब √48 है तो 48 का फैक्टर निकाल दीजिए, 2 से काट दीजिए, 24, 2 फिर आपका 12, फिर 2 6, फिर 2 3 6। ठीक है ना, इसको फैक्टर निकाल देंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, अब देखिए तो वर्गमूल हम निकालते हैं 3 गुने 5। तो ये जोड़ा में है ना, तो जोड़ा क्या हो जाता है बाहर। तो देखिए तो 5√3 इसका आ गया और बाटा में इसका देखिए यह जोड़ा, एक जोड़ा और यह दूसरा जोड़ा, तो 2 दूनी का कितना हो गया 4√3। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल हो गया क्योंकि यह दोनों एक ही कास्ट है, इसलिए कैंसिल हो गया। ठीक है ना, 5/4 हमारा आंसर बचता है। तो 5/4 देखे तो यह P/Q के रूप में है ना, तो P/Q के रूप में है तो यह परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसका क्वेश्चन यही करा कि इसमें कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसका आंसर हो गया डी को हम टिक कर देंगे कि यह हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, √3 और √5 है। तो √3 क्या है, अपरिमेय, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसमें देखिए विकल्प में क्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, दोनों अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक है ना, इसका आंसर डी हो गया, इसका आंसर बी हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए शांत होने के लिए क्या हमको जरूरत है, कोई भी दशमलव प्रसार शांत कब होता है, जब उसका दशमलव प्रसार शांत होने के लिए कि देखिए अंश बटा हर है ना, तो अंश बटा हर है तो हर के स्थान पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। गुणनखंड जब फैक्टर निकाल देंगे 2 आए, चाहे 5 आए या 2 5 साथ में आ जाए। 2 अकेले भी आएगा तो शांत होगा, 5 अकेले आएगा तो शांत होगा, और 2 5 दोनों साथ आ गया तो भी शांत होगा। लेकिन 2 5 के अलावे कोई भी संख्या रहेगा
तो वह शांत ना होकर अशांत होगा। ठीक है, तो हर के स्थान पर देखना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं विकल्प में है 17/105, 17/105 है, तो 105 का फैक्टर निकाल दीजिए, कुछ नहीं करना है। 105 का फैक्टर निकाल दीजिए, 3 से काटिए, 3 का 9, फिर एक हासिल बचा है तो 15। फिर देखिए, फिर इस कितना से कट जाएगा, 5 से काट दीजिए, 7 5 35, ऐसे ही 7 आ गया। तो 7 आ गया तो यह शांत नहीं है, कैंसिल कर दीजिए, यह पहला नंबर शांत नहीं है। फिर क्या है 77/210, ठीक है, 77/210 है, तो 210 3 से काट दीजिए, 17 का तो 3 आ गया, ऐसा ही कैंसिल कर दीजिए, ये भी नहीं होगा, शांत नहीं होगा, क्योंकि इसका फैक्टर निकालने पर 3 आ गया। 2 और 5 के अलावा जो भी आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। फिर देखिए 15/88 है, तो 88 का हम फैक्टर निकाल देते हैं। 88 2 44 दूनी 88, 2 22 दूनी 44, 2 11, तो 11 आ गया, तो ऐसा ही कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तब देखिए ए बी सी तीनों शांत नहीं है, तो ऐसे ही अनुमानित हो गया कि हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। अब डी आंसर सही होगा तो देख लेते हैं, 160 है, 160 का फैक्टर निकाल दीजिए, 80, 2 40 दूनी 80, 2 20 दूनी 40, 2 10 दूनी 2 5, तो देखिए तो हमारा 2 आया और 5 आया, फैक्टर में क्या आया, 2 आया 5 आया, तो हमारा जो आंसर होगा वह 3/160 वाला हमारा यह शांत होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए यहां पर 2.12 11 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 ऐसे है। देखिए यह भी शांत है, हम पहले इसके बारे में बताते हैं। पहले देखिए, हम पहले इसके बारे में बताते हैं कि शांत और अशांत क्या होता है। ठीक है ना। दशमलव प्रचार पहले जानिए, दशमलव प्रचार 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। अब ध्यान से सुनिएगा, जो शांत होता है वह परिमेय होता है, जितना भी शांत होगा वह परिमेय संख्या होगा। अशांत, अशांत जो होगा वह परिमेय भी होगा और अपरिमेय भी होगा। अब यही बात को समझना है कि कब परिमेय होगा कब अपरिमेय होगा। ठीक है ना। तो अब शांत अशांत 2 प्रकार के, अशांत कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक को कहते हैं अशांत, अशांत आवर्ती। अब आवर्ती का मतलब बताते हैं। आवर्ती का मतलब होता है जिस पर रेकरिंग हो, जिस पर क्या हो, रेकरिंग हो। ठीक है, यानी रेकरिंग का हो, मतलब देखिए 0.5 हो गया ना, अब 5 के ऊपर रेकरिंग कर दिया जाता है ना, 0.37 है ना, 37 के ऊपर रेकरिंग हो गया ना, तो ये सबको हम क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती। तो देखिए जिस पर रेकरिंग होता है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5555 डॉट डॉट डॉट, ये भी रुका हुआ नहीं है, अशांत है, लेकिन यह आवर्ती है। और जो अशांत आवर्ती होता है वह परिमेय संख्या होता है। हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं कि 0.5 के ऊपर रेकरिंग है तो P/Q के रूप में बदलिए, तो P/Q के रूप में कौन होगा, जो परिमेय होगा, तो इसको हम बदल सकते हैं P/Q के रूप में। 9th क्लास में पढ़ना है। एक होता है अशांत, अशांत होता है लेकिन अनावर्ती होता है। अनावर्ती का मतलब होता है, देखिए नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, इस पर रेकरिंग नहीं होगा, नॉन रेकरिंग। तो देखिए इसमें यही होता है 1 पॉइंट, देखिए 2 1 2 2 1 2 2 2 1 डॉट 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 ऐसे रहेगा। यानी इसमें 2 रिपीट कर रहा है, लेकिन एक ही चीज को बार बार ना करके एक और संख्या बढ़ा बढ़ा कर रहा है। देखिए 2 1 2 2 1, फिर 2 2 2 1, फिर 2 2 2 2 1, ऐसे डॉट डॉट करके जाएगा। यह अशांत है लेकिन यह आवर्ती नहीं है, यानी एक ही चीज को बार बार दोहरा नहीं रहा, तो इसलिए हम इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। यह ऐसे जब दोहराएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। ऐसा ही तो है, देखिए तो इसमें ऐसा ही है। यहाँ पर देखिए, देखिए हमारा एक ही चीज बार बार दोहरा रहा है, 2.12 11 2 1 1 1, तो ऐसा होगा तो हम इसको क्या कहेंगे कि यह अपरिमेय संख्या। इसका सी आंसर सही हो जाएगा, सी पर टिक कर दीजिएगा, आपका आंसर सही हो गया। अब देखिए √3/√12, √3/√12, तो चलिए √3/√12 है तो आसानी से इसको पता लग जाएगा, √3/√12 है। तो देखिए तो √3 को तो छोड़ दीजिए, लेकिन √12 को हम क्या फैक्टर निकाल सकते हैं। देखिए फैक्टर जब निकालेंगे तो 2 6 12 और 2 3 6, तो देखिए तो जो जोड़ा में होता है ऐसे हम कंप्लीट करें, 2 × 2 × 3 हो सकता है फैक्टर निकालने पर। तो √3 तो ऊपर है, अब बटा में यह जोड़ा में से एक बाहर आ गया, अब फिर अंडर में 3, √3 से √3 कट गया, तो देखिए तो 1/2 बचा। तो 1/2 क्या होता है, अब यही पता लगाना है कि 1/2 क्या होता है। तो 1/2 देखिए तो क्या है,
इसका हम फैक्टर निकालते हैं 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या है, परिमेय संख्या, इसमें ए आप सही लगा दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्य होंगे, शून्य ज्ञात करना है x² - 3 का। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, x² - 3 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो x² बराबर देखिए तो ये माइनस में इधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है, तो 3 हो गया, तो x², तो x बराबर देखिए तो स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा रूट, तो √3, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्योंकि रूट के आगे क्या छिपा रहता है प्लस और माइनस, यानी कि √3 एक होगा और एक होगा -√3, यानी कि दो आपका शून्य ज्ञात होगा √3 और देखिए यहाँ पर आंसर हो गया बी नंबर -√3 या +√3, यही आपका आंसर हो गया सेक्स का। 7 देखिए इनमें से कौन बहुपद नहीं है। चलिए अब बहुपद नहीं है इस पर समझिए कि बहुपद कौन नहीं होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। बहुपद को बहुत जानकारी नहीं हो पाती है। देखिए जिसका चर का घात, ये चर है ना, अब मान लीजिए चर का घात नेगेटिव आ गया, चर का घात क्या आ गया नेगेटिव, जब चर का घात नेगेटिव आ गया, पावर नेगेटिव आ गया, तो यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, इसको नहीं कहेंगे बहुपद, ठीक है। या चर अगर रूट में आ जाए, चर क्या में आ जाए रूट में आ जाए, यही दो चीज से पहचान कर लेंगे कि बहुपद है या नहीं। चर अगर रूट में आ जाए तो भी बहुपद नहीं है, चर का घात जो हो और नेगेटिव होगा तो वह बहुपद नहीं है। यह दो चीज है जांच करने का, आपका 10th क्लास में आप जांच कर सकते हैं कि बहुपद है या नहीं है। तो हम देखते हैं विकल्प पे क्या है। देखिए निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, -7 है बहुपद है, y² + √2, तो √2 है, x नहीं ना है, इसमें x रहेगा तो देखना है, तो x वाला को देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए √x क्या है, x घात x जो है ना वह चर है, और चर देखिए रूट में है, चर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, अगर रूट में भी होगा तो वह बहुपद नहीं है, और x का यानी चर का घात भी अगर माइनस में रहेगा तो वो भी बहुपद नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसको बताना है कि इसका जो चर है वह रूट में है, ठीक है। अब अगला देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है, बहुपद व्यंजक है रैखिक, रैखिक जिसका घात 1 होता है, जिसका घात 1 होगा वह रैखिक। देखिए तो इसका घात कितना है 2 है, तो यह द्विघात बहुपद हो गया। इसका घात कितना है 2 हो गया तो द्विघात बहुपद। इसका घात कितना है 3, जिसका ज्यादा घात होता है उसी को देखते हैं, तो 3 घात है तो यह त्रिघात बहुपद हो गया। इस पर देखिए इसका x का घात कितना है 1 है, तो इसका 1 है तो 1 लिख देंगे, तो यानी कि इसका घात 1 है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए आपका विकल्प सही हुआ कि यही रैखिक बहुपद है, ठीक है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कराना कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² + x + 1 के मूल्य हो तो 1/x + 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करके आपको 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए अब देखिए आपके पास दे दिया है x² + x + 1, ये दिया है ना, यह आपका क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है ना। यहाँ पर x² + x ना देकर यहाँ होना चाहिए 2x, क्या होना चाहिए 2x। देखिए यहाँ पर आपका मिसप्रिंट है कि x² + x + 1 कहा है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x करके इसको बनाइएगा, ठीक है ना, तब बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब मध्यपद का गुणनखंड निकालने जानते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट में गुना कर दिए तो x² × 1 कीजिएगा तो x² आ जाता है, ठीक है। x² में 1 से गुना, फर्स्ट एंड लास्ट में गुना करेंगे तो x² आ गया। अब x² का फैक्टर निकाल दीजिए, तो x² का फैक्टर निकालेंगे तो देखिए तो x² का फैक्टर तो x गुने x हो गया, तो x में गुना करेंगे तो x² आ जाएगा, और x + x जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2x, तो बीच वाला जोड़ने पर हमारा 2x आना चाहिए, गुना करने पर हमारा दोनों किनारे वाला आ जाना चाहिए x²। चलिए इसको हम कर देते हैं x² + x + x + 1, ये दोनों में से कॉमन, ये दोनों में से कॉमन निकाल दिए x + 1, इसमें से 1 कॉमन था x + 1। चलिए इसको दोनों हमारा कोष्ट वाला सही आ गया, x + 1 = 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा -1। अब फिर देखिए बाहर वाला को सटा कर लिख दीजिए, x + 1 = 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1। देखिए तो हमारा x कितना आ गया, तो x बराबर -1, एहो x बराबर कितना आ गया -1, तो इसको हम कहेंगे अल्फा, अल्फा बराबर -1 हो गया, और इसको कह देंगे बीटा, बीटा बराबर कितना हो गया -1। तो अब ज्ञात करना है कितना 1/अल्फा + 1/बीटा। चलिए मान पुटअप कर दीजिए, 1/में अल्फा कितना आ गया -1, अब +1/में कितना आ गया बीटा -1। तो देखिए तो
1 -1 तो -1 हो गया, अब प्लस माइनस माइनस तो माइनस, 1 में 1 तो 1, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया -2, यह आपका -2 आंसर हो गया। बाय विकल्प में देखिए, विकल्प में आपका -2 भी आंसर नहीं है, तो इसका आंसर कोई नहीं होगा। लेकिन आपका क्वेश्चन में कुछ और है, इससे घबराना नहीं है, कोई नहीं इसका आंसर होगा, ठीक है, घबराइएगा मत, ठीक है। अब कह रहा ना क्वेश्चन नंबर 10 कि ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax माइनस वाई बराबर 2, 6x माइनस 2y बराबर 3 का एक अद्वितीय हल होगा। देखिए अद्वितीय हल का मतलब होता है जिसका हल एक हो। देखिए हमको 2 चर वाले में पढ़ने को मिलता है कि a1 बटा में a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 रहेगा, तो इसका जो हल होगा ना, इसका हल अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है। इसका हल क्या होगा? अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल होने के लिए a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 होना चाहिए। तो चलिए हमारे पास 2 समीकरण दे दिए हैं। समीकरण क्या है? देखिए ax माइनस वाई अब बराबर 2 दे दिया है, और दूसरा दे दिया है 6x माइनस 2y बराबर कितना दे दिया है? 3 दे दिया है। ये 2 आपका समीकरण दे दिया है, ax प्लस माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर 3। तो आपको a का मान वैसा रखना है, a का मान अपने से रख देना है, ठीक है ना। तो a का मान क्या रखेंगे कि हमारा a1 बटा a2 और लेकिन b1 बटा b2 नहीं आएगा। तो इसको बाय विकल्प बनाइएगा। विकल्प में क्या है? 3 है, 3 है, तो 3 रख के देखते हैं। 1 की जगह पर क्या रखे? 3, तो 3 बटा 6 हो गया। अब फिर बराबर क्या हो जाएगा इसका? -1 -2, तो माइनस माइनस कैंसिल, इसको 1 बटा 2। देखिए तो ये दोनों बराबर आ गया ना, ये दोनों बराबर नहीं आना चाहिए, यह करा कि बराबर नहीं आना चाहिए। तो देखिए 3 को छोड़कर 3 नहीं होना चाहिए। तो विकल्प में देखिए हमारा क्या है? देखिए नॉट इक्वल 3, यानी कि ए के स्थान पर 3 को छोड़कर, यानी कि देखिए बी आपका आंसर सही हो गया कि ए बराबर 3 नहीं रखना है, ठीक है। आपका 10 का आंसर हो गया बी नंबर, ठीक है। अब 11 देखते हैं। 11th हमने क्वेश्चन करा कि किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करिए। चलिए 462 परिधि दे दिया है, वृत्त की परिधि दे दिया है, वृत्त की परिधि 462। तो देखिए तो वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है और 462 हो गया। तो चलिए 2 गुनी 22/7 गुनी r बराबर 462, ठीक है। अब देखिए तो r बराबर क्या हो जाएगा? 462 गुनी 7, अब बटा में कितना हो जाएगा? 2 गुनी 22। चलिए 22 दूनी 44 हो गया, 2 से कट गया। अब फिर देखिए तो यहाँ पे 22 दूनी 24, 2 बचा है ना, तो 2 1 22 से कम 22, यानी कि कितना आ गया? r बराबर 21 21 और 7 ऊपर बचा है, तो 7 आप कितना हो गया? 7 दूनी 14, 147। अब बटा में कितना हो गया? बटा में हो गया यह 2, बटा में 2। चलिए अब 2 से भाग लगा दीजिए, r बराबर 7 दूनी 14, ठीक है। अब फिर देखिए तो आपका 6 दूनी तितरी का 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है। अब फिर कितना हो गया? 1 हासिल बचा है 5, यानी 73.5 सेंटीमीटर इसका आंसर होना चाहिए। यानी r बराबर देखिए क्या करना है? वृत्त की परिधि 462 दिया है, 2 पाई r बराबर 462। तो देखिए तो 2 पाई के मान 22/7 गुनी r होता है 462। तो r को यहीं रहने दीजिए, लेकिन जो 7 है नीचे है, इधर जाके ऊपर चला गया, आज जो ऊपर था यह क्या हो गया? नीचे। 22 में 21 से भाग लगाया गया था, 462 कट गया। 21 में 7 से गुना कीजिए, 7 और 7 दूनी 14, ठीक है। अब बटा में 2 से भाग करेंगे तो 73.5 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या निकल गया। ये तो त्रिज्या निकालना था, तो 73.5 आंसर है, 73.5 सेंटीमीटर आंसर है 11 का पहला। अब करा कि x² + 3x + 2 के शून्य ज्ञात करिए। द्विघात बहुपद है, शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। शून्य ज्ञात कर देते हैं। x², देखिए क्या है? x² + 3x प्लस क्या है? x² + 3x + 2 के शून्य ज्ञात करना है। चलिए फर्स्ट एंड लास्ट में गुना कर दीजिए। फर्स्ट एंड लास्ट में गुना करेंगे तो 2x² आ जाएगा, तो 2x²। तो देखिए तो 2x² कैसे आएगा? तो अब थोड़ा सा देखिएगा, 2x² हमको लाने के लिए क्या करना पड़ा? तो 2 का फैक्टर निकाल दीजिए, 2 का फैक्टर निकाल लीजिए तो 2 एकम 2। चलिए आगे, तो x² + 2x + x + 2, क्लियर। देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे 2x + x, तो 3x हो गया कि नहीं? बीच में आ गया। और 2x में x से गुना करेंगे तो किनारे वाला आ गया कि नहीं? दोनों किनारे वाला। अब ये दोनों में से कॉमन ले लीजिए, ये दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा? x कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस यहाँ पे 2 बच गया, और प्लस ये दोनों में कॉमन होगा 1,
तो x प्लस 2, बीच वाला देखे तो हमारा सेम आ गया, हमारा आंसर सही हो गया। x प्लस 2, बाहर वाला को सटा के लिख देते हैं, x प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 0 से कंपेयर कर देते हैं। तो x प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, एक आ गया। फिर देखिए x प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1। यानी कि -2 और -1 इसका आंसर होना चाहिए। -2 -1, देखिए यहाँ पे -2 -1, -2 -1, -2 -1, इसका आंसर ए हो जाएगा। फर्स्ट नंबर ही इसका ए आंसर हो जाएगा 12 का। ठीक है ना। अब 13 नंबर, 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुपद ज्ञात कीजिए। बहुपद का मतलब बहुलक, बहुलक ज्ञात कीजिए, सॉरी बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए में देखिए तो सबसे ज्यादा बार 3 आया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 3 आया है, तो इसका आंसर हो गया 3। डी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। बहुलक आपको ज्ञात करना है, तो बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आता है उसी को हम बहुलक कहते हैं। अब देखिए सेक 30 का मान ज्ञात करना है। सेक 30 का मान ज्ञात करना है। सेक 30 का मान आपको बताना है कि 1 होगा कि 2/√3 होगा कि √2 होगा या 2 होगा। चलिए हम आपको किताब ही दिखा देते हैं कि सेक 30 का मान क्या होता है। तब देखिए तो सेक 30 का मान क्या होता है। पहले सेक का मान देखिए, सेक 1 बराबर सेक 0 डिग्री बराबर 1 होता है। सेक 30 डिग्री 2/√3 होता है। 2/√3 देखिए 2/√3 सेक 30 का मान 2/√3। चलिए हम विकल्प बना देते हैं, 2/√3 इसका आंसर बी हो गया। ठीक है ना। अब क्या कर रहा है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम तब कहे जाते हैं जब उसके, देखिए दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं, जब उसका आकार और माप, साइज, यानी उसका शेप और साइज दोनों का होना चाहिए बराबर। तो देखिए समान आकार हो और समान साइज हो, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा दोनों। यानी कि आकार भी और साइज, मतलब आकार भी, शेप भी और साइज भी दोनों क्या होना चाहिए, समान हो, दोनों बराबर होना चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं, सर्वांगसम, यानी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, tan a बराबर क्या होगा। tan a बराबर करा कि √1 + sec² a हो जाएगा, या √sec² a - 1 हो जाएगा, या √1 - sec² a हो जाएगा, या √cosec² a - 1 हो जाएगा। तो चलिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला से हम देख लेते हैं कि सेक का संबंध किसके साथ होता है। ठीक है ना, tan का संबंध किसके साथ होता है। ठीक है ना। तब देखिए एक फॉर्मूला होता है tan² a माइनस sec² a बराबर होता है 1। ठीक है ना। तो देखिए तो tan² a बराबर 1, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस sec² a हो जाएगा। अब फिर देखिए तो tan a बराबर क्या हो जाएगा, यह स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा 1 + sec² a, यानी कि यह आपका tan a बराबर √1 + sec² a होगा। ठीक है ना, √1 + sec² a होगा, यानी विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यह रहा 16 क्वेश्चन। अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 17 18 से लेकर हम 50 तक जाएंगे। आज 50 का होगा। ठीक है, अब फिर अगले वीडियो में आपको 50 बताए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है। 17 नंबर भी में स्प्रिंट है। देखिए दो वृत्तों का व्यास करा के 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, यह व्यास नहीं दिया हुआ है। व्यास ना देकर यह क्या दिया है, त्रिज्या दिया है। ठीक है ना। तो त्रिज्या देखिए, दो वृत्त की त्रिज्या दे दिया है। मान लीजिए कि एक त्रिज्या दे दिया है, इसका देखिए त्रिज्या दे दिया है R1 बराबर 9, एक वृत्त का त्रिज्या दे दिया है कितना, मान लीजिए कि इसको इस थोड़ा सा छोटा बना दीजिए इससे, कि इसका कितना दे दिया R7 है। ठीक है, यह 9 दे दिया, इस 7 दे दिया। ठीक है ना। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हुआ था, इसका क्षेत्रफल निकाल देना है, इसका क्षेत्रफल निकाल देना है, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए तो दोनों वृत्त का जब क्षेत्रफल निकालिएगा तो कुछ नहीं करना है, जो आपका त्रिज्या दिया हुआ है ना, जो त्रिज्या को ही हम स्क्वायर कर देंगे। देखिए 9 का स्क्वायर अब बटा में कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 9 9 में 81 7 49, यानी कि 81:49 इसका आंसर होना चाहिए। देखिए विकल्प नंबर डी आपका सही हो गया। यानी कि देखिए जब भी त्रिज्या दिया है, या व्यास की जगह पर व्यास को हम काटकर हम क्या लिख देते हैं, त्रिज्या। यहाँ पर त्रिज्याएं दिया हुआ है, त्रिज्याएं। ठीक है, ये त्रिज्या दिया हुआ है, ये व्यास नहीं है। तो त्रिज्या जब दिया रहेगा और क्षेत्रफल पूछेगा तो इस पर क्या चढ़ा देना है, स्क्वायर। यानी 9 का स्क्वायर 9 9 में 81, 7 का स्क्वायर 7 7 49, यानी 81:49 इसका सही आंसर हुआ। ठीक है ना। अब देखिए निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय पूछ रहा कि नहीं है। तो देखिए तो
रूट 10 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो दशमलव में आएगा, रूट 24 का निकालेंगे तो दशमलव में आएगा, रूट 35 का निकालेंगे तो दशमलव में आएगा। लेकिन रूट 121 का निकालेंगे ना तो यह किसका होता है, रूट 21। देखिए तो रूट 21 किसके बराबर होता है, तो अंडर रूट 11 गुने 11 करेंगे तो 121 आएगा, जोड़ा हो गया तो एक बाहर निकल जाएगा, तो 11 इसका आंसर हो गया। यानी कि यह अपरिमेय ना होकर क्या है, परिमेय है। 11 का यह वर्गमूल होता है 121। अब देखिए 5, 15, 20 के लौसा और मसा ज्ञात कीजिए। चलिए लौसा और मसा ज्ञात किया जाए। 5, 15, 20 का 5, 15 और 20 का लघुत्तम और महत्तम ज्ञात कीजिए। चलिए एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम 5 एकम 5, पंतियई 15, पंचों का 20। तो देखिए तो एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम बराबर 4 12, 12 5 60 हो गया। अब इसका एचसीएफ ज्ञात कर दीजिए। एचसीएफ कैसे हो गया, 5 से भाग कर दीजिए 15 में, पंतियई 15, कटकुट हो गया, 5 उतार दीजिए। अब फिर कितना बचा है, पंचों का 20। ठीक है, तो इसका एचसीएफ देखिए तो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ हो गया 5, ये वाला 5। ठीक है ना, तो अब करण के दोनों का एलसीएम अब बटा में एचसीएफ, यानी कि आपको दोनों का अनुपात ज्ञात कर देना है। अनुपात ज्ञात कीजिए। 60 बटा में कितना हो गया, 5, तो 12 5 60 एकम, 12:1 इसका आंसर होना चाहिए, 12:1। चलिए एलसीएम और एचसीएफ का देखिए, इसका डी आंसर हो गया 12:1। अब क्वेश्चन नंबर 20 कि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, बीसी बराबर 13 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो एसी ज्ञात कीजिए। चलिए अब ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज आपको लिख देना है। चलिए ये त्रिभुज हो गया, त्रिभुज 90 डिग्री खींचेंगे क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री है। ठीक है ना, किसका करा 90 डिग्री, ए इसका नामकरण कर दिया ए, इसका बी कर दीजिए, इसका नाम सी कर दीजिए। ठीक है ना, तो ई दे दिया है 13 सेंटीमीटर, आई दे दिया है 12 सेंटीमीटर। चलिए 12 सेंटीमीटर, तो कह रहा ना कि एसी ज्ञात कीजिए। चलिए एसी ज्ञात कीजिए, ध्यान से सुनिएगा। एक त्रिभुज है जिसमें ए बराबर कितना दे दिया, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री, और बी और सी कहीं भी, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी सी लिख सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। तो बी सी का वैल्यू कितना दे दिया है, 13 दे दिया है, ए बी का वैल्यू कितना दे दिया है, 12 दे दिया। तो ए सी हमको ज्ञात करना है। तो देखिए तो ए सी क्या है, आधार है ना, ए सी क्या है, आधार है। तो आधार बराबर हमारा पाइथागोरस प्रमेय में आधार बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। चलिए एच कितना है, 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 13 169 और माइनस 144, अंडर रूट 25 कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। यानी कि एसी बराबर हमारा 5 सेंटीमीटर आंसर होना चाहिए। विकल्प में देखते हैं कि 5 आ रहा है कि नहीं, 5 है, देखते हैं कि हाँ, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, इसका आंसर क्या, 20, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सी हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 हम छोड़ देते हैं, 21 डाउटेबल क्वेश्चन है या उसका मिसप्रिंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं 21 छोड़कर अब 22। ठीक है, 22 में देखते हैं क्वेश्चन में कि x + 2y = 3, 5x + ky = 15 तक की अनगिनत हल होंगे के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। चलिए कुछ नहीं है, एकदम आसान है। तो x + 2y बराबर कितना है, 3 है, और 5x + ky बराबर कितना है, 15 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 समीकरण दे दिए। अनगिनत हल होने के लिए क्या होना चाहिए, अनगिनत के लिए, अनगिनत हल के लिए क्या होना चाहिए, तो अनगिनत हल के लिए हमारे पास नियम होता है कि अनगिनत हल कब होते हैं, यानी अनेक हल कब होते हैं, जब a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2 हो, यानी तीनों प्लेटफॉर्म क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वेशन बराबर होना चाहिए। तो देखिए तो इसका कितना रहा है, इसके आगे क्या छिपा हो, कुछ नहीं है, तो 1 है, तो 1/5 आ गया, प्लस 2 बटा देखिए तो 2 बटा में k की जगह पर 10 रहता है, यहाँ पर 10 रहता है, तो देखिए तो ये भी कट के 1/5 आ जाता है, 1/5 आ जाता है। अब बराबर 3/15 है, तो देखिए तो ये भी 15, तो 1/5 आ गया, ये भी 1/5 आ गया, 1/5 आ गया, यानी k के स्थान पर क्या होना चाहिए, 10। k के स्थान पर 10 रखिएगा तो तीनों प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा, बराबर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, 1/5 1/5 1/5, यानी k के स्थान पर क्या रखना है, 10। आंसर देख लीजिए 10 है कि नहीं है, देखिए यहाँ पर 10 आपका आंसर है। कहना ना कि यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरणों को खाली स्थान होता है। यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का क्या करते हैं, प्रतिच्छेद ही करता है, यानी प्रतिच्छेद ही करता है, यानी कि अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा। देखिए यहाँ पर देखिए, जब
जब आपका a1 बटा a2 रहता है और नॉट इक्वल b1 बटा b2 रहता है तो इसी का अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है। और इसका जो ग्राफ बनता है ना तो वो प्रतिच्छेदी एक दूसरे को काटता है, प्रतिच्छेदी बनाता है। तो प्रतिच्छेदी जब बनाएगा तो कब बनाएगा? जब अद्वितीय हल होगा तब बनाएगा। जब अद्वितीय हल होगा जिसका केवल एक हल होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? यह प्रतिच्छेदी रेखा बनाएगा और अद्वितीय हल बनाएगा और a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 होगा। तो इसका आंसर हो गया अद्वितीय हल। 23 का क्वेश्चन का आंसर अद्वितीय हल। अब अगला नंबर कर रहा है कि x+2 इंटू 3x - 1 बराबर 0 के हल समुच्चय ज्ञात कीजिए, यानी दो मूल्य ज्ञात करना है। क्या क्या है? x+2, चलिए देखिए यहाँ पर इतना ही बना देते हैं। x+2 इंटू, फिर देखिए क्या कर रहा, क्या कर रहा, 3x - 1 बराबर कितना दे दिए है? 0। तो देखिए x+2 बराबर 0, 0 से कंपेयर करें तो x बराबर कितना हो जाएगा? -2। एगो बन गया। दूसरा का 3x - 1 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो x बराबर देखिए तो 1/3 हो जाएगा, यानी कि यह गुना में इधर गया तो भागा में, तो 1/3 और -2। देखिए इसका दो शून्य यानी दो मूल्य -2 और 1/3, यानी कि इसका आंसर बी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में से किसमें द्विघात समीकरण x² - 5 बराबर 0 के मूल होंगे? तो देखो तो x² - 5, तो x² - 5 का हल कर दीजिए। तो x² - 5 बराबर कितना हो गया? 0। तो x² बराबर कितना हो गया? 5। तो x बराबर देखिए तो √5 हो जाएगा और इसके आगे क्या छिपा रहता है? प्लस और माइनस। जब प्लस माइनस आगे छिपा रहता है और यह अंडर रूट में है जो बाहर नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा? देखिए तो प्लस भी है और माइनस भी है, तो इसको हम देखेंगे विकल्प बाई विकल्प कि क्या होगा। देखिए पूर्णांक संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो चलिए अपरिमेय संख्या इसका आंसर हो गया कि यह अपरिमेय संख्या